हेलो क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 को। और हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप कितने हैं, क्यों रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है। तो इन सारे चीज़ों की को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में या कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटे नहीं इस चैप्टर का। इससे पहले अगर आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें ताकि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहा है कि इसमें बूझो को ले एक स्टोरी दिया है शुरू में कि बूझो क्या है, वो ईगरली इंतज़ार कर रहा है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का, हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ईयर, जो एक साल बाद इस शहर में आ रहे होते हैं। ही वॉज इन रियल हरी, वह बेचैनी में होता है, जल्दबाजी में होता है, टू रिसीव देम, उनको रिसीव करने के लिए। कहाँ पे? बस स्टॉप पे। और वो तेज़ी से दौड़ के भाग के जाता है वहाँ पर, कुछ ही मिनटों में पहुँच जाता है। जो दूरी 10-15 मिनट में हो सकता है, 1-2 मिनट में ही वो कवर कर लेता है। और काफ़ी रैपिडली ब्रीदिंग कर रहा होता है, मीन्स तेज़ी से सांस ले रहा होता है। उसकी ग्रैंड माँ पूछती है कि वाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट, वो कि इतना तेज़ सांस क्यों ले रहा है। बुझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बुझो बोलता है उनको कि वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए भागते हुए आ रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, यह आपका दोस्त की तरह है, जो काफ़ी नटखट शरारती है, कि इसके दिमाग में ये क्वेश्चन अटक जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित होता है, वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर, क्यों तेज दौड़ना किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा तेज सांस लेने को मजबूर कर देता है। अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में अटका हुआ है। द आंसर टू बुझोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग। अब बुझो का ये जो क्वेश्चन है, इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है कि वाई वी ब्रीद, क्यों हम लोग सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है पार्ट है रेस्पिरेशन का। और चलिए अब समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो इससे पहले थोड़ा हम लोग कुछ समझ लें कि रेस्पिरेशन 2 स्टेप में बेसिकली होता है। जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है वो 2 स्टेप में होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहला स्टेप आप इस क्या बोलेंगे, इसका ब्रीदिंग बोलेंगे। पहला क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में क्या होता है? बेसिकली जो आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रीदिंग का पार्ट हो गया। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल लेवल पे होता है। पहला तो ब्रीदिंग हो गया, जो आप सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल लेवल पे जब यह ऑक्सीजन ब्रीदिंग के दौरान हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह चला जाता है कहाँ पे? हर एक सेल में, और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होता है। तो ये 2 पार्ट में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है? ब्रीदिंग, और दूसरा पार्ट क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोई आपसे अगर पूछे कि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में कितने स्टेप में होते हैं, तो आप बोलेंगे तो 2 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आगे हम लोग समझते हैं कि बुक में क्या दिया है। कह रहा है कि वाई डू वी रेस्पायर, क्यों हम लोग सांस ले रहे हैं। तो वो कह रहा है कि चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बने हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। मीन्स सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही सूक्ष्म इकाइयों से मिल के बने हैं, जिनको हम लोग सेल कहते हैं। छोटे छोटे इकाइयों से बने हैं जिनको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप सेल को डिफाइन करेंगे कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स किसी भी जीव का जो सबसे छोटा ढांचागत या कार्य करने वाला जो इकाई है वही सेल है। कह रहा है हर एक सेल जो है कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स कुछ खास काम करता है। क्या क्या काम करता है? तो न्यूट्रिशन का काम कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का कर सकता है, एक्सक्रीशन का कर सकता है, रिप्रोडक्शन का कर सकता है, कोई ना कोई काम करेगा। अब इन कामों को करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एवरी सेल रिक्वायर एनर्जी टू डू इट्स फंक्शन। तो क्या होता है? अपने काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब यह एनर्जी क्या चीज़ में ज़रूरी होता है? तो कोई भी काम में, चाहे वो खाना हो, सोना हो, पढ़ना हो, या कुछ भी करना हो, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन ये एनर्जी आता कहाँ से है? ये एनर्जी आता कहाँ से है? तो आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि ईट रेगुलरली, नियमित रूप से सही समय पर खाया करो। क्यों? क्योंकि जो फूड में एक एनर्जी स्टोर होता है, फूड में एनर्जी स्टोर होता है, यह एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान। मीन्स जो आप खा रहे हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, आप खा लिए तो बस एनर्जी आपको मिल जाएगा, ऐसा मत समझिए। खा लिए, भोजन पच गया, आपको एनर्जी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ है, कुछ और प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जब ये रेस्पिरेशन होता है तभी आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज हो पाता है और आप काम कर पा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं
कि कह रहा है देयरफॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाई वी रिस्पायर, तो आप बोलिएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ताकि फूड में जो स्टोर एनर्जी है उसका यूटिलाइज हम लोग कर सके। अब ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं और हवा साथ में छोड़ते भी हैं। यू नो दैट द एयर कंटेंट्स ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इसमें हमको इतना ही समझना है इतने दूर तक में। अब आगे क्या कह रहा है कि द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम बस ब्लड करता है, वही उसी का काम है एयर को भी ट्रांसपोर्ट करना हर एक सेल में या लंग्स तक लाना। साथ ही साथ जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, उस ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम है। मतलब जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट होगा तो वो ब्लड ही करेगा। तो कह रहा है कि द एयर जो हम लोग द एयर वी ब्रीद इन, जो हवा हम लोग सांस के दौरान लेते हैं जो कि ऑक्सीजन है, वो ट्रांसपोर्टेड होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो सारे बॉडी में के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, हर एक सेल तक पहुँचा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा। अब कह रहा है इन द सेल ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब क्या होता है, इसी सेल में, इन्हीं सेल्स में हमारे ब्लड के द्वारा जो ग्लूकोज है, जो पचा हुआ भोजन है, वो भी पहुंचा दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, बॉडी में पहले से क्या पहुंचा हुआ है, हर एक सेल में ग्लूकोज, जो पचा हुआ भोजन है, ग्लूकोज तो पहले से मौजूद है हर एक सेल में। अब सांस जब ले लिए तो इस दौरान क्या गया, ऑक्सीजन O2 हर एक सेल में गया, तो दो चीज़ पहुंच गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो CO2 तो प्रोड्यूस होगा जो हम लोग छोड़ेंगे, और वाटर होगा H2O। साथ ही साथ जो ज़रूरत है सबसे बेसिक प्रोडक्ट, वो एनर्जी है, तो एनर्जी भी रिलीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि बॉडी में हर एक सेल में ग्लूकोज पहले से पहुंचा हुआ है। किसके द्वारा पहुंचाया गया है, तो ब्लड के द्वारा पहुंचाया गया है। अगेन जब हम लोग सांस ले रहे हैं उस दौरान ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, यह ऑक्सीजन भी ब्लड के द्वारा हर एक सेल तक पहुँचा दिया जाएगा। जब आपस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो तीन प्रोडक्ट तैयार होगा, एक CO2, दूसरा H2O, तीसरा एनर्जी। इस एनर्जी ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। तो यही इसी चीज़ को इसमें बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, जो फूड है, जो ग्लूकोज है हमारे सेल में, उसका ब्रेक डाउन होता है रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ। मीन्स ब्रेक डाउन होने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है। इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो सेकेंड स्टेप है। आगे कह रहा है कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन को का टाइप कितना है, तो दो है। यह सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप कितना है, तो दो है। आगे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा है। पहले कह रहा है कि जो सेल है वो, ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके सेल में होता है। अब दो टाइप क्या है, तो पहला है एयरोबिक, यहाँ पर दिया है। पहला क्या है, एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जो हवा की मौजूदगी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एयरोबिक रेस्पिरेशन। यही सिंपल डेफिनेशन, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका। अब इसमें क्या होता है, इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे। और दूसरा क्या रेस्पिरेशन है, सेकेंड टाइप, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक। बस इतना याद रखना है। अभी तक हम लोग दो चीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन का स्टेप क्या है, तो दो स्टेप है, पहला ब्रीदिंग, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। वहीं रेस्पिरेशन के टाइप कितने हैं, तो दो हैं, पहला एरोबिक एंड दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन के जरिए कि ये ब्लड के द्वारा ग्लूकोज हर एक सेल में पहुंचा दिया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब क्या हो रहा है, इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन के दौरान तीन प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, पहला CO2, दूसरा वाटर H2O, तीसरा एनर्जी। इसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं वेरियस फंक्शन में। अब एनारोब्स कह रहे हैं कि एनारोब्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना हवा के मौजूदगी में ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ऐसे जीव को हम लोग एनारोब्स कहते हैं।
अब ये जो एनर्जी लेते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा लेते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? आप में होता है, हम में होता है। जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जनरली। एनारोबिक भी देखने को मिलता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे, जो एक्सेप्शन है, जो मस्कुलर क्रैम्प वगैरह को कॉज करता है। लेकिन जनरली हम लोग में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग किस रेस्पिरेशन को प्रेफर करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन को, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। लेकिन ईस्ट वगैरह जैसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? तो ये भी दिया है कि ग्लूकोज है, देख सकते हैं आप, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के ये ग्लूकोज ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो 3 प्रोडक्ट रिलीज होता है। इस केस में अल्कोहल रिलीज होता है, याद रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा एनर्जी होता है। लेकिन एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी ज़्यादा रिलीज किस रेस्पिरेशन में होगा? तो ऑब्वियस है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज अच्छे से टूट पाता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है, इसके कारण एनर्जी कम रिलीज होता है। अब जो एनर्जी रिलीज होता है एटीपी वगैरह, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग आगे क्लास में समझेंगे। आगे हम देखते हैं ईस्ट के बारे में कह रहा है। ईस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ ध्यान देना है, जो भी ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पे, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जीव हैं, इनको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला यूनिसेलुलर माने वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, तो इनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। आप कौन सा है, यूनी है या मल्टी है? तो ऑब्वियस है कि मल्टी सेलुलर है। कुत्ते मल्टी सेलुलर, छुछुंदर मल्टी सेलुलर, लेकिन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर। तो ये समझ रहे हैं आप। आगे हम लोग कहते हैं, देखते हैं कि कह रहा है दे रेस्पायर, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनारोबिकली, ये भी हवा की मौजूदगी की रेस्पिरेशन करते हैं। और क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, इसलिए वाइन और बियर इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज किया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। अब क्या होता है, कभी कभार हमारा जो मसल सेल है, मसल सेल मतलब मसल्स वगैरह, जो मांसपेशियां हैं, थाई का हो गया, बाइसेप्स का हो गया, ये सभी एनारोबिकली रिस्पायर कर देते हैं। लेकिन छोटे समय के लिए करते हैं, छोटे समय अंतराल के लिए। कब करते हैं? जब इनको टेम्पोररी एनर्जी की कमी होती है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइजेज। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, या अचानक से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। जैसे ही आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप पिछले 1 साल से आप बस स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, ये आपका रेगुलर वर्क चल रहा है, तो बॉडी को उतना ही एनर्जी की ज़रूरत थी, इसलिए बॉडी उसी हिसाब से एनर्जी टेक कर रहा है, रेस्पिरेशन भी उतना ही हो रहा है, एनर्जी भी उतना ही रिलीज हो रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन आप सुबह में उठते हैं और 10 राउंड जो है अपने बगल के ग्राउंड का लगा देते हैं। इस दिन क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गया इंस्टेंटली। अब क्या होगा, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए क्योंकि आप काम ले रहे हैं। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी के रिक्वायरमेंट को बॉडी कैसे पूरा करेगा? तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देगा। तो क्या होगा इस समय, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो आपके मसल में रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक। अब मसल सेल्स टू फिल दिस एनर्जी, अब मसल सेल क्या करेगा, इस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिएक्शन करेगा। तो क्या रिएक्शन होगा, तो ग्लूकोज तो टूटना ही है, ग्लूकोज जो मसल में है, अब बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टूटेगा, मीन्स ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटेगा। और प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा, तो एक तो लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, याद रखना है, वहाँ पर अल्कोहल रिलीज हो रहा था, यहाँ लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, और दूसरा एनर्जी जो आपको ज़रूरत है वो मिलेगा। अब ये लैक्टिक एसिड की तो ज़रूरत है नहीं आपके बॉडी को, ये क्या करता है, आपके मसल्स में इरिटेशन करता है, क्रैम्प करता है, दर्द देता है, जलन दे सकता है ना। इसलिए जब आप दौड़ लेते हैं 10 राउंड, उसके बाद आपके पैर में उठने में, बैठने में, हिलने में दिक्कत होने लगती है। आगे कह रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड, ये मस्कुलर क्रैम्प क्यों होते हैं? तो इसी के कारण होते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स मसल सेल्स में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एनारोबिकली रेस्पिरेशन हुआ है वहाँ पे। अब ये पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े थे कि ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटता है, पार्शियल टूटता है। तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का होता है और लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, इसी के कारण ये जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे मसल्स में, वो मस्कुलर क्रैम्प को क्रिएट करता है। अब इससे हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं, किससे? ये जो मस्कुलर क्रैम्प है, ये जो पैर में दर्द हो जाता है, इससे, तो इससे आप रिलीफ पा सकते हैं हॉट वाटर बाथ से या मसाज से। या तो गर्म पानी का बाथ लें या मसाज करें उसका, धीरे धीरे वो जो जमा हुआ एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा हो गया जो है लैक्टिक एसिड, वो फ्री हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। हॉट वाटर बाथ जो आप लेते हैं गर्म पानी से स्नान वगैरह, ये सब आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। एज ए रिजल्ट जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, उस मसल के पास मसल सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। अब जैसे ही बढ़ेगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो यह जो लैक्टिक एसिड था वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था क्या मस्कुलर क्रैम्प्स के बारे में हम लोग समझे, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे ब्रीदिंग के बारे में कह रहा है कि क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करो जो ओपनिंग है आपके नाक के पास, है ना, एंड माउथ टाइटली, और अपने मुंह को भी बंद करिए और जो नाक का ओपनिंग है उसको भी बंद करिए। हाउ डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, क्या फील करते हैं? 25 से 30 सेकेंड से मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा देर तक आप अपने नाक मुंह दोनों को बंद नहीं कर सकते, ट्राई, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्राई करने में लंबा कर देना है, जैसे ही घुटने लगे छोड़ देना है। कह रहा है हाउ लॉन्ग यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितनी देर तक आप कर सकते हैं? तो मैक्सिमम हम बोले 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हो सकता है बहुत काफ़ी प्रैक्टिस करने पर, लेकिन आप 20 से 30 सेकेंड से ज़्यादा आप अपने ब्रीदिंग को रोक नहीं सकते हो। नोट डाउन द टाइम, आप अपने टाइम को लिखिए कि कितने देर तक रोक पा रहे हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, बिना सांस लिए हुए ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ब्रीदिंग मेक्स मीन्स टेकिंग इन एयर, मीन्स क्या होता है ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना याद रखना है। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में, लंग्स वगैरह, इन सब की मदद से यही ऑक्सीजन को टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम लोग हवा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। कह इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक यह प्रक्रिया चलता रहता है। नंबर ऑफ टाइम कोई भी पर्सन ब्रीद करता है 1 मिनट में, मीन्स 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो छोड़ते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। अब कह रहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, इनहेलेशन मीन्स अंदर लेना, एक्सहेलेशन मीन्स बाहर छोड़ना, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, यह अल्टरनेटली चलता रहता है। कह रहा है ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अब एक बार सांस लेने का मतलब है एक बार इनहेलेशन और एक बार एक्सहेलेशन, दोनों स्टेप मिल जाएगा तो कंप्लीट 1 ब्रीदिंग होगा। कह रहा है वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या तुम अपने ब्रीदिंग रेट को फाइंड करना चाहते हो? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, और क्या जानना चाहते हो कि ये ब्रीदिंग रेट जो है फ्लक्चुएट करता है, कभी 40 होगा, कभी 30 होगा, कभी 15 होगा, कभी 5 होगा, कुछ भी होगा, मीन्स क्या ये फ्लक्चुएट करता है या कांस्टेंट रहता है? तो अब ये सब फ्लक्चुएट करेगा, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी ब्रीदिंग का रेट स्लो हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.2 क्या कह रहा है कि कह रहा है जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हम लोग बहुत बार ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, जबकि इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल्ड, क्या जो इनहेलेशन है वही एक्सेलेशन का संख्या है? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, अब काउंट करिए अपने ब्रीदिंग रेट को पर मिनट। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, है ना, एक बार हल्के से टहलते हैं उस समय काउंट करिए, एक बार तेज़ी से दौड़ रहे हैं उस समय काउंट करिए। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो कंप्लीट आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, है ना, और यह ब्रीदिंग को आप इस समय भी गौर करिए जब आप आराम कर रहे होते हैं, कंप्लीट रेस्ट के मोड में होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं। कह रहा है टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब एक टेबल बनाइए, उस टेबल में ये अलग अलग कंडीशन में जो आपका ब्रीदिंग का स्टेटस है उसको आप नोट डाउन करिए। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he breathe faster. As a result, more oxygen is। कह रहा है कि ये तो ऑब्वियस है, थोड़ी देर पहले ही जब बुझो वाली प्रसंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पता चला कि जब आप ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, उस समय आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ब्रीदिंग का रेट ऑब्वियस है कि फास्ट हो जाएगा। ये एक चार्ट दिखाया गया है, इसी प्रकार से आप चार्ट बना के अपने ब्रीदिंग के वेरियस पहलुओं को लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीड्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। में नॉर्मली एक पर्सन क्या करता है, एवरेज पर्सन जो है एडल्ट पर्सन, वो 15 से 18 बार ब्रीदिंग करता है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग रेट बढ़ के कितना हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। मीन्स नॉर्मली आप 15 से 18 बार ले रहे होंगे जैसे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दौड़ धूप कर लीजिए तो 25 टाइम्स पर मिनट करने लगेंगे। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो
टेक डीप ब्रीथ्स एंड डज इनहेल मोर ऑक्सीजन। एक्सरसाइज के दौरान हम लोग केवल बस ज़्यादा ब्रीदिंग ही नहीं करते हैं बल्कि गहरा सांस लेना शुरू करते हैं। वैसे भी गहरा सांस लेना चाहिए। कह रहा है एक्टिविटी 6.3 को हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि शो द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय पर्सन ड्यूरिंग इन नॉर्मल। कह रहा है कि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को दर्शाया गया है जो पर्सन नॉर्मली करता है नॉर्मल डे में। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड फास्टेस्ट, असाइन नंबर टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब कह रहा है इस पिक्चर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। आप इसमें देखिए कि किस एक्टिविटी में आपका नॉर्मल ब्रीदिंग होगा, किस एक्टिविटी में ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। आप जैसे पढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किस में क्या रहेगा, इसको आप नंबरिंग करिए, क्रोनोलॉजी में लिखिए। तो अभी ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, वहाँ पर ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पर ब्रीदिंग रेट घट जाएगा। तो ये है गया आपको यहाँ पे हम एक्टिविटी 6.3। आगे हम देखते हैं हाउ डू वी ब्रीद, कैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो कह रहा है लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को, पूरे प्रोसीजर को समझिए कि कैसे होता है। नॉर्मली कह रहा है वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग नॉस्ट्रिल की मदद से, ये जो ओपनिंग होता है यहाँ पे, इसकी मदद से सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं। वी इनहेल एयर, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नजल कैविटी। नजल कैविटी में जाता है। फ्रॉम नजल कैविटी से क्या होता है, एयर रीच करता है हमारे लंग्स में, है ना। अंदर में क्या होता है, लंग्स रहता है। ये इस प्रकार से लंग्स रहता है पेयर्स में, और यहाँ पे नजल कैविटी होता है, ओपनिंग। अब इस ओपनिंग से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हवा आता है ऐसे हमारे लंग्स तक आता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। और ये लंग्स जो होता है हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, ये फेफड़ा होता है, इसके ऊपर से कवरिंग रीप, ये फेफड़ा इस प्रकार से कवरिंग रहता है। कह रहा है दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब यहाँ पर डायफ्राम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम। अब डायफ्राम होता है चेस्ट कैविटी में। कह रहा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रीब केज। ब्रीदिंग में क्या होता है, डायफ्राम और रीब केज दोनों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। डायफ्राम और रीब केज दोनों का मूवमेंट होता है। कह रहा है इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, रीब्स मूव अप। इनहेलेशन के दौरान रीब्स जो है अप, ऊपर की ओर जाएगा, एंड मूव्स एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। डायफ्राम क्या होता है, डाउन जाता है, मीन्स रीब्स अप जाएगा, डायफ्राम डाउन जाएगा। कह रहा है चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग। अब इसके कारण क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है, इसमें हवा जो है बाहर से अंदर की ओर आ जाता है। लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। लंग्स जो है आपका हवा से भर जाता है। मीन्स ये स्टेप मैकेनिज्म है, परीक्षा में पूछ सकता है कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए। तो क्या कहिएगा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, पहले आपको ये लिखना होगा इनहेलेशन के दौरान क्या कंडीशन होता है, क्या स्टेटस होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आप बोलिए कि रीब्स जो है हमारा ऊपर की ओर जाता है, आउटवर्ड जाता है, ऊपर की ओर और बाहर। रीब्स जो है आपका ऊपर की ओर और बाहर जाता है। रीब्स क्या हो गया, जो ऊपर में जो केज है, और डायफ्राम क्या होता है, ये नीचे की ओर जाता है। तो याद रखिएगा दो चीज़ हो रहा है, पहला रीब्स का कि रीब्स ऊपर और बाहर आता है, डायफ्राम नीचे जाता है। इसके कारण चेस्ट कैविटी में स्पेस क्रिएट होता है और एयर रश करता है, एयर भर जाता है उस लंग्स में। अब लंग्स क्या होता है, हवा से भर गया है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। इनहेलेशन में क्या स्टेटस रहता है। अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब एक्सहेलेशन को समझिए कि इस एक्सहेलेशन के दौरान क्या हो जाता है, रीब्स का स्टेटस क्या है, मूव्स डाउनवार्ड। रीब्स इस बार क्या होता है, डाउन जाता है और इनवार्ड अंदर की ओर जाता है। वहीं डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। अब क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। अब जो स्पेस क्रिएट हुआ था पहली बार, अब क्या होता है, ये पचकता है, ये पिचकता है। अब इसके कारण क्या होगा, हवा जो है बाहर की ओर धक्का लगेगा, तो हवा आप रिलीज करते हैं। डीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जब करके देखिए महसूस अच्छा लगेगा। टेक ए डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। अपने एब्डोमेन पे अपना हाथ रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन। अपने एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करिए। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देर आर चेंजेज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के साइज में परिवर्तन होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। चेस्ट को फुलाने के कंपटीशन में भी हम लोग भाग लेते हैं। मेरा चेस्ट इतना है 31 WWE याद करो। एवरी वन वाज बोस्टिंग, है ना, वो सब लोग अपने अपने बड़ाई करते रहते हैं, मेरा ये है, उसका वो है, फलाना ठिकाना। कह रहा है स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोकिंग जो है हमारे लंग्स को डैमेज करता है। तो वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में किस प्रकार से हमारे डायफ्राम का पोजीशन होता है, चेस्ट का क्या पोजीशन रहता है, इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो आपको वही लिखना होगा। दोनों पॉइंट बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आंसर में भी हम लोग देखेंगे।
आगे कह रहा है स्मोकिंग डैमेजेज लंग्स, स्मोकिंग हमारे लंग्स को डैमेज करता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इससे कैंसर भी होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू आर नॉट डूइंग दिस, कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम हाउ, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि ये पिक्चर दिया गया है। पिक्चर में आप देख रहे हैं लंग्स है, ये नॉस्ट्रिल है, नजल पैसेज है। देखिए किस प्रकार से ये ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग से हवा अंदर आ रहा होगा। ये विंड पाइप है, यहाँ पर ये विंड पाइप है। अब यहाँ से आया, ये है लंग्स, इसमें आया होता है। आगे क्या हम देखते हैं इसी पिक्चर में, ब्रोंकियोल्स होता है यहाँ पे, ये सब एल्ब्यूली लगा होता है इसमें लास्टली, जो गैसेस सेक्शन में मदद करता है। अब ये क्या है आपका रिब्स है, ये जो ऊपर का ये कवरिंग है, ये कवरिंग है, ये कवरिंग है, रिब्स है, यही फूलता है। ये डायफ्राम हो गया, है ना। तो किस प्रकार से इनहेलेशन में डायफ्राम और रिब का पोजीशन होता है, ये हमको याद रखना है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लिखेंगे, है ना। और एक्सहेलेशन में फिर इनका पोजीशन क्या हो जाता है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, हो सकता है एग्जाम में आए, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको पेंसिल लेके। तो अभी करो, आगे देखो। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। एयर जो होते हैं हमारे चारों तरफ, उनमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलन, etc। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये भी हमारे अंदर ट्रैप हो जाते हैं, मीन्स हवा के साथ अंदर आ जाते हैं। कह रहा इन द एयर प्रेजेंट इन आवर नजल कैविटी। अब हमारे नाक में, अभी अब बच्चे होंगे थोड़े से आने होंगे तो हेयर टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये हेयर टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्हीं डस्ट पार्टिकल वगैरह से हमको बचाता है। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. They may irritate the lining. अब कभी कभी क्या होता है, इसी में फंस गया, अब कोई चीज़ आपको छींक आएगा। रिजल्ट्स इन स्नीजिंग, है ना। छींक को इंग्लिश में हम लोग स्नीजिंग कहते हैं। अब स्नीजिंग के कारण क्या होता है, यही जो फॉरेन पार्टिकल आ गया है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको बॉडी बाहर फेंकता है, फेंको इसको, कचरा है ना। तो स्नीजिंग क्यों होता है, हम समझ गए कि कभी कभी क्या होता है, ये पार्टिकल जो स्टक हो जाता है तो हमको इरिटेट करता है वहाँ पे नजल कैविटी में या नोज के ओपनिंग में, जिसके कारण क्या होता है, स्नीजिंग होता है। स्नीजिंग होकर उस पार्टिकल को बॉडी बाहर एक्सपेल करता है। टेक केयर करा है, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई अदर पर्सन। अब जब छींक हो रहा है, नहीं कि किसी के मुंह के पास, किसी दोस्त के पास जाकर छींक दिए, कि आप निकाल दिए उसको दे दिए, नहीं, नाक को ढक लेना है। तो ये था स्नीजिंग के बारे में। आगे एक्टिविटी 6.4, इसमें क्या करा है, टेक ए डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लो। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के साइज को मेजर करो, नापो। कैसी से नापोगे, तो कपड़ा को नापने वाला जो मेजरमेंट होता है उससे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को लिखो। फिर कह रहा है मेजर द साइज चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब 2-3 दोस्त को बुला लो, सबका नापो, देखो किसका चेस्ट ज़्यादा है, किसका एक्सपेंशन ज़्यादा है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाई सिंपल मॉडल। हम लोग सिंपल मॉडल के जरिए ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ये देखिए डायफ्राम है, रिब्स मूव आउट, जो हम लोग पढ़े थे उसमें, कि जैसे ही एयर अंदर आता है, एयर अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि रिब्स आउट जाता है। डायफ्राम क्या हो रहा है, अप की ओर जा रहा है, डाउन जा रहा है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रिब्स जो है अंदर आ रहा है जब हम हवा छोड़ रहे हैं, और डायफ्राम कहाँ जा रहा है, मूव्स बैक, अपने वापस अपनी जगह पर जा रहा है ऊपर की ओर। तो ये किस प्रकार से स्पेस क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार से स्पेस ख़त्म हो रहा है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में जो मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का वो है, ये इस चार्ट में लिखना है। जो चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे आप अपने दोस्त का, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा अलग अलग दोस्त का, और इसमें डालिएगा। तो एक्टिविटी 6.5 से हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा। अभी तक हम लोग इतना ही समझेंगे और इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तब थैंक यू।